बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने सुन ली उसकी बात जो तकरार कर रही थी आपसे अपने खावंद के बारे में और शिकवा किए जाती थी अल्लाह से, और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों की गुफ्तगू। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। जो लोग तुम में से इजहार करते हैं अपनी बीवियों से वो उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ बजुज़ उनके जिन्होंने उन्हें जना है। बेशक ये लोग कहते हैं बहुत बुरी और झूठ, और बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत दरगुजर फरमाने वाला, बहुत बख्शने वाला है। सूरह अल मुजादिला की आयत नंबर 1 और 2 का तर्जुमा नाज़रीन आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज जुमातुल मुबारक है, 25 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र 1433 हिजरी, 20 जनवरी सन 2012 है। और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है साबिक सेनेटर और एडिटर बलूचिस्तान टाइम्स जनाब मोहतरम सैयद फसी इकबाल साहब। फसी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदीद। आज आप हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा। वालेकुम सलाम। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके लाहौर के स्टूडियो में हाजिर हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। और आपकी इजाज़त से हम प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक अपनी लीड स्टोरी की जानिब बढ़ना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी, सुप्रीम कोर्ट में पेशी सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए ख़त नहीं लिखा वज़ीर आज़म। कायल कर लें वरना स्विस हुकाम से रब्ता करना पड़ेगा। जस्टिस सरमद जवाब के लिए 1 फरवरी तक के लिए मोहलत। तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता वज़ीर आज़म। केस की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। एतजाज़ गिलानी हाज़री से मुस्तस्ना। ये मुल्क की तारीख का अजीम दिन है। चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत में मौजूद हैं, इसे सराहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इस्तिस्ना और ख़त ना लिखने का क्या ताल्लुक, सवालिया निशान। अदालत के एहतराम का दावा किया जाता है तो फिर फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। तौहीन अदालत पर जोर नहीं दे रहे, अहकामात पर अमल होना चाहिए। जस्टिस सरमद जलाल अदालत को मुतमईन कर दें तो शायद मजीद कार्रवाई की जरूरत ना रहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा फर्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। जस्टिस नासिरुल मुल्क सदर के खिलाफ मुकदमात खोलने से दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। 99 में आर्मी चीफ का तैयारा भारत में उतारने की बात की गई, हम सदर को दूसरे मुल्क के हवाले नहीं कर सकते। गिलानी वज़ीर आज़म ने अदालती बालादस्ती कबूल की, जरदारी सदर नहीं होंगे तो खत लिखा जाएगा। एतजाज़ एहसन और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान भी शामिल करना चाहेंगे कि मुल्क या अदालतों से फरार हमारी रिवायत नहीं, हुकूमत के दिन गिनने वालों को मायूसी होगी। बहुत कुछ किया, गरीबों की बेहतरी के लिए मजीद काम करेंगे। इत्तेहादियों और पार्टी रहनुमाओं को इशाइये से खिताब। मोहतरम फसी बुखारी साहब से, फसी इकबाल साहब से हम जानना चाहेंगे सर आप किस तरह से देखते हैं, कल एक तारीखी दिन था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत उज़्मा के रूबरू पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इसको सराहा गया। लेकिन आप जो कार्रवाई है, जो 248 की बहस की गई, इस्तिस्ना की बात की गई, इस पर हमारे नाज़रीन को मज़ीद बताइएगा कि अब किस तरफ मामला जाते दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हुआ और ये आइनी हुदूद में रहकर वज़ीर आज़म ने कल जो पेश हुए हैं ये बहुत अच्छा है। अदलिया की आज़ादी और उसकी बालादस्ती ये किसी भी जमहूरी कानून में, जमहूरी आइन में सबसे बालादस्त है अदलिया, और अदलिया का एहतराम ही दरअसल जमहूरियत की रूह है। अगर किसी ने अदलिया की बालादस्ती तस्लीम की है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि आइन में सबसे ज़्यादा जो 3 जो हमारे मुक़्तदर अदारे जिसमें अदलिया नंबर 1 है। तो अदलिया के ऊपर ये बहुत अच्छा हुआ और ये जो एक पूरा मुल्क में चेमोगोइयाँ और इस किस्म की फैज़ाती दूर हुई और अदलिया ने भी नहायत अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट किया, क्योंकि ये मसला था हुकूमतुली का उसका कि 2 साल से ये मामला चल रहा था। जब जिस दिन से एनआरओ का फैसला कर दिया था तो इनको कुछ न कुछ इस मसले को ले जाना चाहिए था। इन्होंने पता नहीं इनके कानूनी माहिरीन ने या इनके जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने इतनी ताख़ीर की कि ये लोगों में गलतफहमी थी कि ये मसला कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। बहरहाल अल्लाह का एहसान है कि इसमें जब तौहीन अदालत में जब पेश हुए तो एक मसला उन्होंने 248 का छेड़ा। अब ये दलाइल की बात है और मुझे बड़ी खुशी है कि अदलिया ने बड़े बावकार तरीके से वज़ीर आज़म को रिसीव किया। तो उससे एक तो फ़िज़ा ख़त्म हुई, दूसरी अब मसला जो है
असली ये चलेगा कि इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। अब इस सिलसिले में दलाइल होंगे और मेरे ख्याल से मुल्क के बड़े मशहूर यानी कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं और उनका बड़ा इस तहरीक में बड़ा हिस्सा है इत्तेजा हसन का। तो अब देखना यह है कि इसको ये मसला अब कहाँ तक जाएगा। इसमें सारे कानूनी नुकात होंगे और उनके लिए भी जितने उनके तरफ से जो वकला होंगे वो भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मसला अपने कंक्लूजन पर पहुँच रहा है और खुशी है कि अदलिया ही की बालादस्ती होनी चाहिए और ऐसे फैसलों में, और हुकूमत को अब ये सोचना चाहिए कि इससे मफर नहीं है जो भी फैसला अदलिया का है, और उसी से हमारे मुल्क में इस्तेकाम भी होगा और ये आईनी अदारे अपने तौर पर मुस्तहकम होंगे। लेकिन सर सवाल ये भी है, और कल जैसे समझ जलाल उस्मानी साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि अदालत के एहतराम का दावा किया जाता है तो फिर फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता? ये मेरा ख्याल है कि इनकी इस हुकूमत में कुछ अजीब सा मसला है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर जमा है। इस हुकूमत वो मशवरा देते हैं कि इसको ताख़ीरी हरबे से फ़ायदा उठाए, इससे नुकसान होता है हुकूमत को, फ़ायदा नहीं होता। तो ये फ़ैसला पहले से कर लेना चाहिए था, और अगर ये अदालत में आ जाते उससे पहले और इस्तिस्ना के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला इतना तूल न पकड़ता और इस किस्म की ये मामलात में जो लोग काफ़ी बेचैनी पैदा हुई थी इस मुल्क में कि कोई ना कोई खुदा न खास्ता किसी अदारों का टकराव और यकीनी बन गया था। तो इससे बेहतर ही होगा कि ये वाकई हुकूमत को सोच लेना चाहिए कि कोई भी मुल्क जहाँ भी जमहूरियत है, जहाँ मुल्क का इस्तेकाम है, वहाँ अदलिया का सबसे बड़ा रोल होता है और वही किरदार होता है जिससे मुल्क के लोगों में एक समझिए काफ़ी इत्मीनान बख्श मामलात होते हैं। अगर किसी को वक्त की हुकूमत से शिकायत होती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अदारा मौजूद होता है जो उनकी हक रसी कर सके। सर आप हमारे नाज़रीन को भी गाइड कीजिएगा कि अब आप समझते हैं कि जो इदारों के टकराव की बात की जा रही थी वो अब ख़त्म हो गई है, वो ख़तरा टल गया है हुकूमत के लिए? सरे दस्त तो टल गया, लेकिन अब हुकूमत को ये फैसला कर लेना पड़ेगा कि इस किस्म के मामलात में न कोई तारीख़ी हरबा हो ताख़ीर, और इस सिलसिले में ये भी देखना है कि जो उनके वो जो कानूनी माहिरीन हैं वो उनको ये मशवरा न दें कि अदालत से कभी भी ये भाम हो कि ये टकराव हो रहा है, तो उससे नुकसान पहुंचेगा। अब हुकूमत के यानी जो वक्त की हुकूमत को मुल्क को इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। मुल्क में जो है अदलिया का रोल, अब ये एक ही अदारा रह गया है जिसमें तमाम आवाम को और जितने आईनी अदारे सबको उस पर पूरा मुकम्मल एतमाद है। राइट, बिल्कुल सही। और अगली खबर हम शामिल करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से ही है और 28 अरकान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 6 फरवरी तक के लिए मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा इंतखाबी फहरिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए। असम्बली छोटी बात, आइन बालादस्त है, चीफ जस्टिस। ज़िमनी इलेक्शन नई तस्दीक शुदा फहरिस्तों पर होंगे। बाई इलेक्शन में कामयाब होने वाले 28 अरकान समेत जिसने भी हलफ लिया है उसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कौमी असम्बली में बिल पेश करके मान लिया गया बाई इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ने भी तस्लीम किया 4.25 करोड़ वोट जाली हैं, किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस इफ्तिखार के रिमार्क्स। 15 और 20 फरवरी को 5 कौमी और 2 सूबाई हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन मशकूक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के हवाले से फसीक इकबाल साहब से हम जानना चाहेंगे। फसीक साहब क्या राय रखते हैं आप? इससे इस फैसले से अवाम में बड़ा एतमाद बहाल हुआ है, और किसी भी निज़ाम में सबसे पहले इलेक्शन के ऊपर दारोमदार होता है, और जब तक इलेक्शन कमीशन उन फहरिस्तों के ऊपर वो जो सही फहरिस्त हैं अगर वो ना हो तो इलेक्शन मशकूक नज़र आता है। और इस सिलसिले में बड़ा तारीख़ी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले आया था इससे फहरिस्तों के बारे में, जिसका बाद में हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया। तो उसमें सिर्फ बहस चल रही है वक्त के लिए कि कुछ मज़ीद वक्त की दरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह हिदायत में कहा है कि जितना जल्दी ये काम कर लें, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि ऐसी फहरिस्तों को न लाते जिनके लिए उनके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की थी। और इसको बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जाली कहा है तो मैं ये समझता हूँ ये लिस्ट इनवैलिड है, लेकिन अब इसको जाली भी कहा जा सकता है कि जब वो फहरिस्त बराबर नहीं है मयार के मुताबिक, उसमें जो इंदराजात हैं वो सब गलत हैं और फेक हैं, तो इसके लिए मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। और ये जो पूरा इलेक्शन है ये अच्छा हुआ, ये ज़िमनी इंतखाब है, वरना पूरे इलेक्शन के ऊपर भी ये तारुज़ उठाया गया था। और मैं कहता हूँ इससे भी लोगों में बड़ा एतमाद हुआ है, और हुकूमत वक्त को ये बहुत बड़ी वार्निंग है
कि ऐसे मामलों में अगर ये महकमे अपने तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे तो इस किस्म के मामलात हुकूमत में नहीं आने चाहिए। बिल्कुल सही। और नवाज शरीफ साहब का बयान है, नाज़रीन, नस्रीस अदालतों को फौरी ख़त लिखा जाए, हुकूमत कब तक इस्तिस्ना के पीछे छुपे रहेगी, सदर के खिलाफ केस हक़ाइक़ पर मबनी है, कौम का पैसा लूटा गया, पता चलना चाहिए $6 करोड़ स्विट्ज़रलैंड में है या नहीं, इस्तिस्ना का जिम्मा अदालतों ने ले लिया, एहतजाज का मौक़िफ़ समझ से बाहर है, सियासी केसेस की तहकीकात होनी चाहिए, फ़ौज को गुस्सा था तो वज़ीर-ए-आज़म से मिल बैठ कर दूर कर लेते, पाकिस्तान भारत अमन पेशरफ से खित्ते में खुशहाली आएगी, मीडिया और शत्रुघ्न और यशवंत सिन्हा से गुफ्तगू भी की गई। अगली खबर वकला के हवाले से है, नाज़रीन, पहले वो शामिल करना चाहेंगे कि जरदारी का जो यार है गद्दार है, वकला के नारे, एतजाज अहसन बात पूरी ना कर सके। वज़ीर-ए-आज़म की रवानगी के बाद एतजाज ने जब मीडिया से गुफ्तगू शुरू की तो आसिफ, तौसीफ, सनाउल्लाह, जाहिद के मैयत में वकला नारे लगाने लगे। वकला ने एतजाज तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते कि भी नारे लगाए। पीपल्स लॉयर्स फोरम के बाद वकला की हुकूमत के हक में नारे गमले तोड़ दिए। और इस बारे से मैं जानना चाहेंगे, राय लेना चाहेंगे कि वकला ने जो ये नारेबाजी की है, वकला हमने तहरीक में देखा था कि जब वकला तहरीक की एतजाज अहसन साहब लीड कर रहे थे, उस तहरीक में वकला साथ थे, लेकिन कल एतजाज अहसन साहब के खिलाफ ही नारे लगे। अजीब इत्तेफाक ये है कि इसमें एतजाज अहसन साहब ने बरमला जिस तरह उन्होंने इस तहरीक में नुमाया रोल, सफ़े अव्वल रोल अदा किया था और उसके वजह से उनको काफ़ी हिमायत हासिल थी और उन्होंने नहायत जांफशानी से, मेहनत से और एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया था जिसका सारे मुल्क के लोगों में बहुत बड़ा एहसास था। लेकिन कल का इत्तेफाक हुआ है कि इनके कितने इंटरव्यूज़ हुए जिस पे थोड़ा सा वो मौक़िफ़ से वो हटे। अब ये दलाइल से साबित करेंगे कि वो मौक़िफ़ सही था या अब ये मौक़िफ़ है, तो लोगों को बड़ी तब्दीली हुई और लोग ये महसूस करते थे कि एतजाज़ जैसी शख्सियत जिसने काफ़ी इस मुल्क में एक उसूल की सियासत की है और उसूल पे अपना मौक़िफ़ और आइनी मौक़िफ़ अपनाया, वो कैसे इसको अब एक अरसे के बाद बदल रहे हैं। तो ये होना था और मेरे ख्याल से इस निज़ाम में इतनी बर्दाश्त दोनों को होनी चाहिए कि वो ये मामले सुन ले। जब इनको सर पे कंधे पे उठाया गया था और इन तमाम मुल्क में सच बात यह है और अवाम को भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी पे, और ये सही है। और इसका ये मेरे ख्याल से जमहूरी हुकूमतों में ये चीज़ें आए दिन होती हैं। आप अपने पड़ोसी मुल्कों में देखें, वहाँ भी यही होता रहता है। बल्कि इस किस्म के मामलों से सबक सीखना चाहिए कि जिस वक्त वो कोर्ट में जा रहे थे लोगों को ये एहसास था, क्योंकि कह रहे थे कि अब किस तरह से ये एतजाज अहसन साहब दफ़ा करेंगे अपने मौक़िल का, लेकिन चूँकि वो इस्तिस्ना का मामला आ गया तो उस पर मेरे ख्याल से अदालत ने भी कहा कि चले अब दलाइल देते हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये सही है कि एक हमारे एक फ़ज़ा थी कशीदगी की, वो दूर हो गई है और ये मेरा ख्याल है अब आइंदा आने दिनों में ये मामले अब तय होंगे इंशाल्लाह। और मैं इकबाल साहब, कल एक अतर मिरुल्लाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने महज़ब माशरे का जिक्र किया। हमें कुछ इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि महज़ब माशरा क्या होता है और उसमें अदालतों का एहतराम, अदालतों का किरदार, हुकूमत का किरदार और अवाम कहाँ खड़े होते हैं। उसमें महज़ब माशरे में यही है कि कोई भी, मैं समझता हूँ हमारा मुल्क भी बड़ा महज़ब माशरे का हिस्सा रहा है। ये बीच में जो हुकूमतें आई हैं इन्होंने सारी पासदारी नहीं की, अदारे का टकराव हुआ, अदारे मजबूत नहीं हुए, गैर अहल आदमी, गैर मुस्तहिक आदमी को उन अदारों का सरबराह रखा, तो एक मुल्क में एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हुई क्योंकि कोई अदारा अपना काम नहीं कर रहा। यही मुल्क था जब आपके सारे अदारे, रेलवे आप देखिए, PIA देखिए, ये दुनिया में तमाम मुमालिक पाकिस्तान का नाम लेते थे, PIA। अब वो सब चीज़ें जो ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं और अदारे ख़त्म तबाह हो गए, तो अब लोग कहते हैं कि जो हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदारी ले और ये हुकूमत की वजह से हुआ है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है अब हुकूमत का आंखें खुल जानी चाहिए कि ये इलेक्शन का साल है। हो सकता है कि लोग तो अब अपनी कारकर्दगी पे वोट देंगे। किसी पार्टी से जितनी भी आपको अकीदत हो उसके एक प्रोग्राम से होती है। अगर प्रोग्राम से कोई पार्टी हट जाए जिसका अपना पे एक प्रोग्राम वाजे है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए आप सामने जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में कि बदइत्मीनानी, चेमोगोइयाँ, हालात मखदूश हो गए हैं, तो एक माशरे को बेहतर बनाने के लिए तमाम अदारे अपने आइनी हुकूक में रहें और साथ ही साथ जो अदलिया एक वाच टाक की पोजीशन में है, क्योंकि लोग, एक आम आदमी भी आइन के तहत वो जा सकता है। तो इस किस्म के लिए हमें, मेरे ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए भी एक सेल है मॉनिटरिंग का
कि अगर अदालती हकाम को नहीं मानेंगे तो वो निज़ाम हुकूमत में नहीं चलेगा, एक दिन नहीं चल सकेगा, बिल्कुल सही, अनारकी फैल जाएगी। एक और भी नुक्ता नज़र है, वो ये है कि कल का जो अदालती कार्रवाई थी, हुकूमत जो टाइम गेन करना चाहती थी वो हासिल करने में एतजाज़ अहसन साहब कामयाब हो गए, और फिर सेनेट इलेक्शन भी आने वाला है और उस वक्त तक टाइम गेन कर लिया है, सेनेट इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर देगी। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं थी कि सेनेट इलेक्शन अगर अपने वक्त पे हो जाते तो जो इस वक्त मौजूदा है असम्बलियों की तादाद और जो असम्बलियों में एक फ़िज़ा है, मैं समझता हूँ जिन पार्टियों का अक्सरियत है वो उनके सेनेटर्स आ जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यानी इससे कोई, अच्छा ये हमारे कुछ थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट किया गया क्योंकि कुछ इस किस्म के इस पार्टियों में हॉक्स हैं कि इस मसले पर उन्होंने एक थ्योरी बनाई हुई है कि सेनेट इलेक्शन से पहले, देखिए हुकूमत का तो जाना ठहर गया है, इस तरह से नहीं, कोई आईनी तरह से, और इस पर सारे मुत्तफिक हैं, पूरी मुल्क की सियासी पार्टियां, तमाम अदारे, कि कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं होना चाहिए मुल्क में, ताकि जमहूरियत को नुकसान न पहुँचे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खुशाइन बात हुई है कि अब इसमें पार्टियों के अपने प्रोग्राम्स हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, चंद मेजर पार्टियों के अलावा यानी रीजनल पार्टियां भी हैं, उनका भी मौक़िफ़ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर है कि अब ये हमारे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिल रहा है। अब इस किस्म की बातें आवाम को भी सुननी चाहिए कि अब जो भी आएगी इस किस्म के हालात नहीं हो सकते इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ मुल्क अब वो बड़े अच्छे सही जमहूरी रास्ते पर आएगा, और जो भी पार्टी आएगी इंशाल्लाह वो तजावुज़ नहीं कर सकती अपने हुदूद से। राइट, बिल्कुल सर। अब मुल्क की सलामती के हवाले से बात कर लेते हैं, और मुल्क में नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि जैसा से पहले हम अमरीकी एजेंटों की बात कर रहे थे, अब नॉर्वे के एजेंट भी घूम रहे हैं। इस वाले से खबर है कि हमारे खुफिया एजेंट इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस चीफ नॉर्वे, मामला संगीन है, पाकिस्तान नॉर्वियन सफ़ीर की तलबी, फ़ौज की खुफिया एजेंसी ई सर्विस पाकिस्तान में काम कर चुकी है, जैन क्रिश्चियानसन का पार्लिमानी कमेटी में इंकिशाफ, शदीद तनकीद पर मुस्ताफ़ी, नॉर्वेयन हुकूमत के ताल्लुकात में तनाव से बचाव के लिए सफारती कोशिशें शुरू कर दी गई, मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं हिना खर, नॉर्वे हुकूमत से तफसीलात मांग ली, तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तानी सफ़ीर की भी नॉर्वे की वजारत खारजा हुकाम से मुलाकातें, तशवीश का इजहार किया गया। फिर इसी से मिलती जुलती एक खबर और भी है, वो है मुशर्रफ साहब के हवाले से। मुशर्रफ की वतन वापसी मशकूक, प्रोग्राम मौखर कर दिया गया, पार्टी में वतन वापसी के मामले पर इख्तलाफ राय मौजूद है, बैरिस्टर सैफ का ये कहना है। हम मोहतरम फसी इकबाल साहब से पूछना चाहेंगे कि जो गैर मुल्की एजेंट हैं, जासूस हैं, अब नॉर्वे के हवाले से भी कहा जा रहा है, उनके इंटेलिजेंस चीफ कह रही हैं कि यहाँ पर एजेंट घूम रहे हैं, अमरीकी एजेंटों के बारे में, रेमंड डेविस के बारे में सब जानते हैं, इनके मकासद क्या हैं, और बताइएगा जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस पर भी आपकी गहरी निगाह रखते हैं, इन तमाम मामलात के उससे किस हद तक लिंक्स हो सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जो इस वक्त अजीब इत्तफाक है कि वाहिद मुल्क है जो अपने को सुपर पावर, मैं मानता भी हूँ सुपर पावर, सिर्फ इसलिए असलहा के बुनियाद पे, क्योंकि वो जहाँ भी गया उसने कभी मेरे ख्याल से उन मुल्कों में अमन कायम नहीं हुआ जहाँ भी वो गए हैं, और उन्होंने हमेशा गलत पॉलिसियाँ की हैं, और उसमें जो वेस्ट में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसको अमेरिका ने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा है, थर्ड कंट्रीज़, जो काम अमेरिका नहीं कर पाता वो यूरोप के उन मुल्कों में जो इक़्तिसादी तौर पर बहुत ज़्यादा हैं और उनकी आबादियाँ कम हैं और उनका कोई रोल गैर जानबदार ममालिक से है। आपने देखा होगा जो श्रीलंका में टाइगर्स के सिलसिले में नॉर्वे, स्वीडन का बड़ा रोल था। तो इस किस्म की चीज़ों में जितनी तहरीकें एशिया में चल रही हैं उसमें पाकिस्तानी नहीं, सब में इनका किसी न किसी तौर पर ज़रूर असर रसूख भी है और वो काम भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी यही सूरत होगा, लेकिन मैं समझता हूँ हम अपना अगर हाउस इन ऑर्डर कर लें, अपने मामलात को संजीदा करें, तो मेरे ख्याल से कोई ताकत, मैं तो नहीं समझता, मैं कहता हूँ ये CIA का एजेंडा होगा, MI6 का एजेंडा होगा कि डिस्टेबलाइज करें पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए। तो मैं समझता हूँ उसके लिए हमें वफाक को भी और हमारे सूबों को भी सोचना चाहिए कि पहले हम अपने मामलात में तो संजीदगी लें। ये जो बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो रहा, ये बड़ा सादा मसला था, अब बड़ा ये एक गुंजलक हो गया है। सर इसी पॉइंट पर आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, माजरत के साथ रोकना चाहूँगा, हमें ब्रेक के लिए जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इससे भी आगाही हासिल करेंगे सैयद फसी इकबाल साहब से, आपके क्वेश्चन भी लेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सैयद फसी इकबाल साहब, एडिटर बलोचिस्तान टाइम्स, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। आप हमारा नंबर भी नोट फरमा लीजिए, नंबर है 0423631269। और फसी इकबाल साहब से हम जानना चाहेंगे कि बलोचिस्तान के जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनसे भी हमें आगाह कीजिए और बताइएगा कि वहाँ पर जो हम बात करते हैं बैरूनी मुदाखलत की और अमेरिका की मुदाखलत की भी हम बात कर रहे थे, वो किस हद तक है? देखिए, बैरूनी मुदाखलत तो कोई एक अरसे से जारी है। कोई जब हुकूमतें कहती हैं कि हमें मालूम है कि अमेरिका ये कर रहा है और हिंदुस्तान, इज़राइल, मुख्तलिफ मुल्कों के नाम आते हैं, तो ये उनके पास ज़राए वो बताएं लोगों के सामने। यानी सिर्फ अखबारी बयान से तो मुदाखलत नहीं है ना। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसको शेयर करें ना लोगों के साथ। और हमें अफसोस ये है कि मीडिया भी एक अरसे से कहता रहा, अब ये पाकिस्तान के मीडिया में ये बातें आने लगी। पहले मीडिया ने भी इग्नोर किया और हमारे बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा सख्त ये सदमा था कि एक बहुत बड़ा वफाक का हिस्सा, आधा पाकिस्तान पर मुश्तमिल, वो लोग इतने गैर संजीदा हैं। और सिर्फ अखबारात में बयान देने से नहीं, वहाँ बाकायदा तहकीक होनी चाहिए कि मसला इतना मुख्तसर था। अभी जो आज की बुनियादी बातें हैं वो ये है लाशों का गिरना, मशरूदा लाशें आ जाती हैं, कौन लोग उनको अगवा करते हैं। दोनों शर्त, मैं किसी ग्रुप या ग्रोह की बात नहीं कर रहा, ये बड़ी गलत बात है। और इसके बारहा चूँकि कियानी साहब तशरीफ लाए, हम आर्मी चीफ, ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान के मसले को आर्मी वाले हल कर रहे हैं, तो आर्मी से भी तो कहा जा सकता है, वो भी तो हुकूमत का एक हिस्सा है। सर, आर्मी के रोल के बारे में हम बात करते हैं, आपकी इजाज़त से हम 2 कॉलर्स भी शामिल करना चाहेंगे, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, पहले कॉलर कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं राजा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। शाम भाई, आपको और जो गेस्ट बैठे हैं मेरा बहुत बहुत सलाम। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह हमारे हुक्मरान कल जमा हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, मैं पूछता हूँ ड्रोन में मरने वाले लोग क्या पाकिस्तानी नहीं है? कौम की बेटी आफिया क्या पाकिस्तानी नहीं है? मैं पूछता हूँ बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं पूछता हूँ अपने बहादुर प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान जनाब आसफ जरदारी से, पंजाब के पीर गिलानी साहब से, सिंध का बहादुर अल्ताफ भाई, पख्तून कौम का बहादुर और शेर लीडर असफन यार वली, क्या आप लोग मर्द हैं? क्या आप लोगों की गैरत मर गई है? क्या आप लोग इस काबिल नहीं है कि अपनी कौम और मुल्क के लिए भी कुछ कर सके? थैंक यू वेरी मच उमैर साहब। एक और कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बादशाह जो होता है बहुत मासूम होता है, उसे इस्तिस्ना हासिल होता है, लेकिन न जाने ये बात हजरत अली के पास क्यों नहीं पहुंची। जब उनके खिलाफ एक यहूदी ने मुकदमा दाखिल किया तो वो अपने बेटे हसन और मुलाजिम को लेकर चल पड़े। न हटो बच्चों की सदाएं आई, न गवर्नर, न मशीर, न वजीर उनके साथ थे। और जो मतलब है कि काजी थे वो हजरत अली से ज्यादा भोले थे। न उन्होंने अदालत को धुलवाया, न फूल की पत्तियां वहां पर बिछाई कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये जो 2 बंदे आप गवाह लेकर आए हैं ये आपके घर के हैं, इन्हें वापस ले जाएं, मैं इनकी गवाहियां कबूल नहीं करूंगा। सही। और दूसरी बात यह है कि इस्तिस्ना हासिल था रोम के उन शहंशाहों को जो अखाड़े के अंदर इंसानों को जानवरों के आगे फेंकते थे और जब इंसान बेबसी से चीखते थे तो वो हंसते थे, कह के लगाते थे। आज लोड शेडिंग से इस्तिस्ना जो लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं वो लोगों की चीखें सुन रहे हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपकी बात तो पहुंच गई जी। फसी इकबाल साहब, आप बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बातें हैं और बहुत सही है। देखिए, इस्लामी माशरे में जब ये इस्लामी मुल्क और आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो वाकई ये मगरबी जमहूरियत में इस्तिस्ना का मसला चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कई साल, कोई 300-400 साल पहले जब ये चर्च का और गवर्नमेंट का झगड़ा था तो उन्होंने आपस में एक मुआहदात करते रहे और इस आइन में उन्होंने शामिल कर लिया कि सदर के जो बादशाह तो नहीं होगा लेकिन इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए जमहूरी सदरों को भी। वो एक इसलिए कि वो हुकूमत के काम को कोई नुकसान न पहुँचाए। लेकिन ये इस्लामी माशरा है, इसमें ये सोचना पड़ेगा। आप समझते हैं कि 248 जो है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक है, इस पर भी बहस करनी चाहिए? इस पर बहस होगी, इस पर नहीं है, क्योंकि इसमें इस्तिहाद की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर वाकई अगर एक आदमी अगर वो मॉडल नहीं है, रोल मॉडल, रहनुमा नहीं है, तो कैसे उस पर लोग एतमाद करेंगे?
वो मुल्क को कैसे चला सकेगा। दूसरा जो इतनी बड़ी फौज, जफर मौज गुजरा की, गवर्नर ये इसकी और जरूरत फिर नहीं वज़ीर है। आला, ये सब साथ गए, ये आप समझते हैं अदालत को प्रेशराइज करने असल की में टैक्टिक्स थी? अब ये देखें, इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि वो उनके यानी यकजहती के लिए गए, दूसरी चीज़ ये है कि ये बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा जो फैसला है हमारे साथ ये इत्तेहादी जमातें भी हैं, और ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए अब 2-3 मरतबे ऐसा होगा तो इंशाल्लाह ये सब बातें खुल के आएंगी और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बड़े पोलराइजेशन है, यानी मुसीबत ये हुई है कि हुकूमतें समझती, जो पार्टियां समझती हैं कि ये मुल्क जैसे जाती जागीर तो नहीं लेकिन बनता। फजील साहब, अवाम जो है वो बिल्कुल तंग हर है, चीज तंग समझ है रहे साहब, हैं, बहुत वो तंग तंग है, वो देख रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए उसका पूरा एक- निजाम तो जो है वो उसका तलपट एक करके तो रख उसका दिया एक गया है। जरिया यही है कि इंतखाबात आप अपने लोगों को सही इंतखाब करें, ठीक। और इस वक्त पार्टीज को खुल के आना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाएं, नहीं तो पार्टियां ख़त्म हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन अगर आज़ाद होता तो ये सब चीज़ें उन पर भी बहुत सी जिम्मेदारी आयद है। वो एक ऐसा अदारा है कि वो छानबीन करे कि इनके प्रोग्राम क्या थे, रजिस्ट्रेशन क्यों हुई है, किस तरह से करते, या हुकूमतों ने सारे काम चलाएं। ठीक। और ये तवातुर से हुआ है, यानी एक दिन में ये खराबी नहीं आई है। ठीक है। ये मुसलसल, अच्छा लोग तो इस तरह हमारे मासूम है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान के अवाम तो दुनिया में ऐसे नहीं कि इसके बावजूद, यानी आप लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, तमाम गैस का बिल दे रहे हैं, किसी को इल्म नहीं कि गैस की कीमत इस वक्त क्या है, जो चाहे इस वक्त। ये सब चीज़ें बहुत अफसोसनाक हैं, लेकिन अब इसका सबका हल इंतखाबात है। बिल्कुल सही। अब्दुल रज़ाक साहब मैं लाहौर से मसला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम। तो शाम साहब, एक बुनियादी सवाल है कि NRO एक ऐसा काला कानून था कि जिसे पार्लियामेंट में भी मंजूर नहीं किया गया और अदलिया ने उसे कालदम करार दे के मनसूख कर दिया। जाहिर है ये एक मखसूस तबके को फेवर देने की कोशिश थी। मेरा सवाल ये है कि अगर इस वक्त आर्टिकल 248 को सुप्रीम कोर्ट जायज मान लेती है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, तो फिर NRO को मान लेने में क्या मुजायका है? NRO भी तो वही चीज है और आर्टिकल 248 भी तो वही चीज होगी कि सिर्फ एक आदमी को आप फेवर दे रहे हैं, वो उसे इस्तिस्ना हासिल है, चाहे जो कुछ मर्जी करता फिरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिसेज इलियास भी हैं हमारे साथ टेलीफोन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं 2 बातें करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि इतनी लोड शेडिंग है कि कोई कारोबार हमारे ठप होके रह गए हैं कि ऐसा हालात है कि घर में 1 रुपया नहीं होता, कि सब खाना खराब कर दिया मुल्क। और दूसरी बात कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है, सिर्फ वाहिद आपका चैनल है जो ये मुहिम चला रहा है। और आपने जिस तरह डॉक्टर करीर के लिए हर रोज अखबार में लिखते थे कि इतने दिन हो गए उसे कैद में, प्लीज ये भी चलाइए। वो हमारी मुल्क की जान है। बलोचिस्तान हमारा हिस्सा, मैं गई नहीं कभी उधर, मगर मैं रोती हूँ उसके लिए। बिल्कुल जी, आपके जज्बात बिल्कुल काबिल कदर है मिसेज इलियास साहबा, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के हवाले से देखें कितना दर्द है पाकिस्तान भर के लोगों में। इस पर भी फसी इकबाल साहब हम बात कर रहे थे आर्मी के हवाले से। बताइएगा कि बलूचिस्तान में फ़ौज का किरदार और फिर जो लोग पहाड़ों पर हैं उनसे बातचीत के हवाले से, और जो हुकूमत ने पैकेजेस दिए हैं, इसके बाद हालात आज कैसे हैं? देखिए, जहाँ तक आर्मी का रोल है, चंद सालों में आर्मी का रोल बड़ा इस वक्त बड़ा तरक्की याफ्ता और काफ़ी तब्दीली आई है। उन्होंने सिवाय इन चीज़ों के लोग ज़रूर शाकी हैं कि भाई ये फ़ौज क्यों नहीं है इंतज़ाम करती कि इस किस्म के जो हालात आ रहे हैं, वो यही एक मुक़्तदर अदारा है, इसको रोके। देखिए, स्टेट की जिम्मेदारी है कि ऐसी जितनी भी बातें हो रही हैं, क्योंकि लोगों की लाशें आ रही हैं, लोगों मकसूदा लाशें हैं, कुछ लोग गायब होते हैं, और ये हमेशा हर मुल्क में कहीं ना कहीं एजेंसियों का नाम आता है। इसमें हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी एजेंसियां भी तो हैं। देखिए बात ही वो अगर लोगों को इस्तेमाल भी तो कर रही हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारे स्टेट पे होती है ना। देखिए, वो एक हमारा इलाका कम आबादी वाला इलाका है, इलाकों में लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये कभी हुआ नहीं था इस किस्म का। और इस वाक़े से देखिए अनारकी फैली है। पहले एक शख्स खिलाफ होता है, नाराज होता है, नाराज कौन होता है? लोग घर से भी नाराज होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें खौफ ज़दा हो। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि फ़ौज ने अब एजुकेशन में तवज्जो दी है, अब फ़ौज ने भर्ती में की है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा आज हुआ है? ये 62 साल से, 64 साल, तो क्यों नहीं आपने फ़ौज में उनको दिया था जगह? क्यों नहीं आप इस किस्म? देखिए, ये हमारा माइंड सेट यहाँ के लोगों का जो हुक्मरान है उनका कभी चेंज नहीं हुआ। आज भी बलूचिस्तान की सिर्फ महरूमी इक़्तिसादी नहीं है। देखिए, जितना
हमारे बलूचिस्तान से मादनी ज़खायर से पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, होना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान पे क्या खर्च हुआ? यानी जहाँ से गैस का ज़ख़ीरा निकला था पूरे पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया 50 साल तक, और बलूचिस्तान के एक गांव जहाँ से गैस निकल रही कोई 10 किलोमीटर 5 में, वहाँ गैस नहीं हो, कोयटा गैस नहीं है। तो अब उससे देखिए मैं ये मुतालबे दोहरानी मैं ये चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के मसले पे वफाक संजीदा कभी नहीं रहा। जितने भी कबाइल हैं, कबायली लीडर हैं, उनको वो बलूचिस्तान के वजीर भी रहे, गवर्नर भी रहे, फिर असेंबलियों में भी आते रहे, उनका भी कसूर है। उन्होंने आवाम के लिए क्या किया? लेकिन नहीं किया, लेकिन उनको उनकी मॉनिटरिंग वो एक सिस्टम में आए। जब वफाकी जमातें आ गईं, जब वफाकी हुकूमतों ने, तो वो वफाक के वही हुकूमतें थी जो उनको सूट करता था, उन लोगों को लाए। कभी भी मैं आपको बता दूं पिछले इलेक्शन में यही हुआ कि बेहतर तौर पर कारकर्दगी वफाक की नहीं थी, उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिलवाए, यानी उसमें सरकारी एजेंसियां भी शामिल थी। यानी किसी एजेंसी का क्या ताल्लुक कि इसको टिकट दो इसको नहीं, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का हर शहरी ये हुब्बुल वतन है, बलूचिस्तान का हर शख्स है। आप देखें मसाइल जो पैदा हुए हैं ये एक साथ नहीं हुए। अभी आज आपने पैकेजेस की बात की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लफ्ज़ पैकेजेस से लोग बहुत सख्त इससे शदीद वो नापसंद करते हैं। किस चीज़ का पैकेज? जब आपने हक देना है तो हक लिया जाता है, हक का, और उसमें आप देखें कि किसी जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज भी जो बेचारे जिनको लोगों से कह रहे हैं मुस्तहक लोगों को नहीं मिला, जब आप गैर मुस्तहक इस किस्म की सोसाइटी में करेंगे तो ये सब चीज़ें मसाइल बढ़ जाएंगे और उसकी गुत्थी नहीं सुलझा सकते। इस वक्त कैसे सुलझाई जाए? देखिए इस वक्त कैसे हल कैसे होगा? देखिए इस नाराजगी कैसे दूर होगी? देखिए नाराजगी, एक तो ये जो लोग इस वक्त जो भी है, आप लफ्ज़ पहाड़ पे कहते हैं वो लोग नहीं जानते, ये हमारा एक रवैया है कि इस आप आए और सरेंडर करें। किस चीज़ का? कोई डाकू चोर तो नहीं है ना कि पहाड़ पे चढ़ के असलाह, उनको असलाह भी हो आप बात करें असलाह के साथ, वो वहाँ के तो एक बहुत रहमान मलिक साहब कहते हैं कि असलाह तो उनको भारतीय एजेंट्स दे रहे हैं, अमेरिकी एजेंट्स दे रहे हैं, और बरामदार बुख्ती साहब जो हैं वो जिस तरह से ब्रीफ केसेस लेकर भारत से आते हैं उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जब बुख्ती साहब की शहादत तो उसका बेटा था, वो नाराज तो होना था। जो भी वक्त की हुकूमत है, ये कोई अच्छा फैसला किया था। बुख्ती साहब की शहादत के बाद मसले में बहुत खतरनाक हद तक मामला गए, जिसमें सेपरेशन का भी नाम आया। वो इस वजह से थे कि ये बलूचिस्तान आज तक आप बताएं कि किसी आदमी ने वफाक ने वहाँ जाके यानी उसको इस तरह समझा था जिस तरह कोई हमारे क्या कहते हैं कि एक इलाका पर कोई दूसरा दस्तरस हासिल हो, कॉलोनी का दर्जा। वो मैं नहीं कहता, वफाक ने हमेशा गलत लोगों को सपोर्ट किया है। अगर वफाक सही लोगों का इंतखाब करती, और देखिए जब पार्टियां आप अभी आई हैं वफाकी पार्टियां, अब उसके असरात अच्छे हो रहे हैं। अब देखिए नवाज शरीफ वहाँ गए, उससे बेहतर वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे वज़ीर आज़म चीफ भी जा चुके हैं, अब तो फौज में फौज में आर्मी चीफ ये 5 मरतबे आए, उसका अच्छा असर हुआ। लेकिन एक वक्त 2-2 साल को नहीं जाता था। अब वज़ीर आज़म साहब तो सुबह फौज भी बैरकों में वापस आ चुके हैं। नहीं ठीक है, वहाँ FC है, लेकिन FC पे भी देखे पाते ना, वो भी एक हिस्सा तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना FC। ये चीज़ें डायलॉग शुरू होना चाहिए उन लोगों से भी जो लोग इसमें समझिए अब बहुत आगे चले गए, जिन्होंने चले असलाह उठाया हुआ, उनसे बात करें। वो नौजवान लोग हैं और उनके भी मसाइल ऐसी कि नहीं कि वो कोई पाकिस्तान से बाहर के लोग। उनकी क़यादत जिनसे उन्हें बात करनी है, जिन्होंने असलाह उठाया, उनकी क़यादत इस वक्त कहाँ? देखिए उनकी मुख्तलिफ क़यादत देखें, कुछ लोग तो पॉलिटिकल असेंबली के बाहर चले गए, सबको मालूम है, और ये एक दिन का वाकया नहीं है। उनसे बात कैसे होगी? देखें बात हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देखें उनके कुछ मुतालबात होंगे, कुछ उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं। रिजर्वेशंस ये हैं कि उनके साथ वो सलूक रखा जाए जो एक भाई के साथ है। वो पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए ऐलान तो देखिए पहले पाकिस्तान में तो आपने क्या कदर की उनकी, यहीं से गए हैं ना, वो पहले यहीं रहते रहे पहाड़ों में, कभी आपने सोचा तक नहीं। देखिए बातचीत तो उस वक्त भी हो सकती थी। 7 ऑपरेशंस आपने सूबे में पाकिस्तान बलूचिस्तान में किए, हर दौर में हुए हैं। अयूब खान साहब के वक्त सन 48 में हुआ। अच्छा फिर ये जिन आपने हुक्मरानों को वहाँ रखा था, यानी जो आपकी जैसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, उसने भी तो कभी आपको सही बात नहीं बताई ना। यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के फैसला करना, आप जाए ना कोयटे में, इतने लोग आप बात करते हैं, कभी APC वहाँ कोयटे में बुलाई गई है। अभी मियाँ साहब ने कहा है फिर भी वही इस्लामाबाद में होगी, क्यों कोयटे में क्यों ना हो? ये मसला कोयटे का है। आप तजवीज दे रहे हैं मियाँ साहब को कि APC होनी चाहिए, कोयटा में हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, और वहाँ पर ज्यादा बात की जाए। और ये वज़ीर आज़म साहब को भी मैं ये तजवीज़ देता हूँ
कि वो आते हैं माशाल्लाह अभी काबीना का। और एपीसी में आप ये भी तजवीज़ देना चाहेंगे कि उसमें आर्मी चीफ भी हों, उसमें फिर DGISI भी हों, बिल्कुल होना चाहिए, फौज के सरबराह भी हों। DGISI का तो एक बिला वजह, चूंकि हमारे उस एक ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में अगर फौज का सरबराह है तो वही जिम्मेदार है ISI का, कि ISI कोई अलहदा महकमा है भाई, वो भी एक ही अदारा है। अब मुश्किल ये है ना कि हम लोगों ने भी बड़े बड़े वो बना लिए हैं ना कि ये कार्टेल्स हैं इस मुल्क में, और ये गैर जरूरी तौर पर इसलिए हुआ है कि हम बहुत से मामलों में मसले की हसासियत के तनाज़ुर में हम ये अगर बात उसमें अर्ज ये है कि इसमें जो ये 2-4 चीज़ें हैं कि लोगों को गायब करना बंद किया जाए फौरी तौर पर। देखिए कुछ भी है भाई, जब मैं कहता हूँ स्टेट क्या चीज़ है, स्टेट में ये सारे अदारे मिलके स्टेट बनते हैं, बिल्कुल सही। अफराद जो हैं वो होते हैं, ये कोई विफाक में क्या एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल सब आइन के ताबे होते हैं। तो अब जब आप आइनी तौर पर उस सूबे को देखें, और उनका बड़ा हक है, अगर बलूचिस्तान वाले कभी आप कहें कि ये बड़ी नाखुशगवार बात हुई है, भाई आप बर्दाश्त करें, ये सब मुल्कों में होता है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान गया, मैं कॉन्फ्रेंस थी वहाँ गया, कोई 26 रियासतों में वहाँ गड़बड़ है। नक्सलाइट्स ने पूरी एक छत्तीसगढ़ रियासत है उसमें कब्जा भी किया हुआ है, लेकिन वहां तो कोई बेचैनी नहीं है। देखिए उनसे रिजॉल्व कर रहे हैं ना, वो गवर्नेंस भी की भी कमी है हमारे पूरे मुल्क में। मैं अपने सूबे की बात क्यों करूं, वफाक में कहाँ गवर्नेंस है? सबसे बड़ा मसला है वो कम आबादी वाला इलाका है। हमें यह भी अफसोस होता है कि अभी ग्वादर के बारे में आप कहते हैं ना कि बड़ी तरक्की हुई, ग्वादर में आपने पोर्ट तो बनवा लिया, और मैं कहता हूँ ये मुआवजा था कि चाइना ने अपने वक्त पे लोन भी दिया उसको और बना भी दिया, लेकिन उसके बाद कोई किसी भी इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर, इससे भी आगाह कोई तरक्की नहीं हुई। कोई जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना था वो हमने नहीं पूरा किया, कोई सड़कों से ताल्लुक नहीं, कोई वो हमारी 15 आज आप जाके देखें कोयटा कला सड़कों बने हुए, वही जो मरम्मत हो रही है 7 साल हो गए। जो फंड्स आप डिक्लेयर करते हैं 27 बिलियन मंजूर करते, देते 3 बिलियन है। यानी इस तरह बुरी हालत है कि मैं हैरान हूँ कि ये मुल्क को कैसे चला कैसे रहे। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में इसके असरात बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, आबादी कम है। इस किस्म के जो अनासिर मुख्तसरन आप उन लोगों को मशवरा क्या देंगे, मैं समझता हूँ जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं? देखिए उससे उनसे बात की जाए, और उनके जो चीजें हैं उनको फौरी जो हो देखें, उसमें आपने कोई उनकी बातें सुननी है, और सबको पता है कोई नई बात वो नहीं मांग रहे। जब वो कहते हैं हम आपका हिस्सा हैं, तो हमें वो तमाम चीज़ें मराद की नहीं चाहिए, हमें वो हक चाहिए जो आपको लाहौर में है, जो कराची वाले को है, जो वो पख्तूनख्वा वाले को, वही हक हमें चाहिए। और उन हुकूक में ये सब बातें हैं। देखिए जब आप किसी से बात करते हैं तो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होती है, वो खुद ही हो जाएगी। इससे पहले ये सबसे पाकिस्तान में पुरअमन इलाका था, आज तक ये सब अचानक ये 10 साल में सब पीते क्या हुई, ये बतदरीज आपने उसको गैर संजीदा मसला, आज भी आप बातें तो करते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, लेकिन उसके हल के लिए नहीं सोचते। हल मुख्तलिफ हल है, इसमें इंतजामी है, जो इंतजामी हल है उसको इंतजामी हैसियत से करें, जो सियासी है उसको सियासत से। माज़रत के साथ प्रोग्राम में वक्त की कमी है, लेकिन जो बातें की हैं इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, हमारे मुतल्लिक़ा हुकाम भी गौर करें। और नाज़रीन आज के नवा वक्त कॉलम के हवाले से बात कर लेते हैं। फ़िक्र ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का कॉलम है, जमहूरियत, शफाफियत और एहतिसाब। ज़रूर पढ़िएगा, और बहुत अहमियत का हामिल आज का ये कॉलम है जनरल साहब का। फिर इदारे की अगर हम बात करें तो आज के इदारे का टाइटल है तौहीन अदालत के केस में वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम कोर्ट में पेशी और तवील मोहलत लेने की हिकमत अमली। अब बेहतर होगा कि सदर के इस्तिस्ना का फैसला भी हो जाए। और इस हवाले से एक सवाल जो रह गया था अब्दुल रज़ाक साहब का कि अगर आप इस्तिस्ना के हवाले से कलअदम करार देते हैं तो फिर NRO के जो आपने कलअदम करार दिया है उसके तहत इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। मुख्तसरन हम जवाब चाहेंगे। देखिए उसमें ये जब ये बहस होगी तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह इतनी बड़ी लार्जर बेंच है, उसने जो फैसला किया है NRO का, वो देखें वो आइन के मुताज़िम है, वो उसका टकराव होता है आइन से। तो कोई ऐसा फैसला मैं नहीं समझता जिसमें NRO का इसका मिक्स होगा। देखिए इस्तिस्ना का जो मसला है उसके बारे में भी तमाम वो ये 2 साल से उस तनाजुर में आइनी जो नुकात है वो डिस्कस होंगे, और हो सकता है जो भी फैसला वो आइन और कानून के मुताबिक। सैयद फसीह इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए सर, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ये है कि बलूचिस्तान पे आप भी वक्त को मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके अदारे को
कि इसने 2-4 मरतबे संजीदगी से आपने किया है। इस सिलसिले में कभी आप कोयटा तशरीफ लाएं और वहाँ के लोगों से मिलें, आम लोगों से। देखिए ये बेचैनी पैदा की गई है और इसको हल होना चाहिए। देखिए अगर आप कोई इसी तक आंख बंद कर लेंगे तो ये मसला ज़्यादा खतरनाक होगा और उसमें तमाम ममालिक का नाम आएगा कि वो ये कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। पहले हम अपना मसला हल करें, फिर देखें कि दूसरा क्या करता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कोयटा भी जाएंगे और वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे। नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करें फैज़ इकबाल साहब का आखिर में फरमाने का कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि अगर हम खुद को बंगाली, पंजाबी, बलोची और सिंधी वगैरह पहले और मुसलमान और पाकिस्तानी बाद में समझने लगेंगे तो फिर पाकिस्तान लाजमन पारा पारा होकर रह जाएगा। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान का नवाब टुडे से इजाज़त।